तो दोस्तों आज का ये क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस क्लास में साउंड कार्ड एवं स्पीकर्स के चैप्टर से क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। साउंड कार्ड का मुख्य कार्य क्या है? साउंड स्पीकर किस प्रकार की युक्ति है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आईटीआई के सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए है। और दोस्तों ये क्लास वैसे छात्रों के लिए है जो आईटीआई आईसीटी एसएम ट्रेड से कर रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों अब आपको आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी करना है, तो अगर आपका ट्रेड आईसीटी एसएम है और आप आईसीटी एसएम ट्रेड थ्योरी से एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों आईसीटी एसएम ट्रेड थ्योरी का ये क्लास 5 होने वाला है। तो इससे पहले 4 और क्लास हो चुके हैं। तो अगर अभी तक आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस यूट्यूब चैनल पर आईटीआई का आईसीटी एसएम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ट्रेड थ्योरी का क्लास करवाया जा रहा है और साथ ही साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का भी करवाया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको सीबीटी एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करनी है तो आप इस चैनल से आईसीटी एसएम ट्रेड से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों यहां पर जितने भी क्लास करवाए जा रहे हैं सारे क्लास में आईसीटी एसएम के हर एक चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो करवाया जा रहा है। तो इससे आपके आईसीटी एसएम ट्रेड थ्योरी से जितने भी चैप्टर होंगे टोटल चैप्टर से क्लास बाय क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्लास करवाएंगे। तो इसलिए आप हर एक क्लास आईसीटी एसएम ट्रेड थ्योरी का ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्ज़ाम में ही पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों आज का ये क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस क्लास में साउंड कार्ड एवं स्पीकर्स के चैप्टर से क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस को इसी क्लास में करवाएंगे। और इस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर बार आईसीटी एसएम ट्रेड थ्योरी में सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए आप इस क्लास को मिस मत कीजिएगा और कंटिन्यू आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो इस क्लास का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के किस भाग से आवाज़ की प्राप्ति होती है? कंप्यूटर के किस भाग से आवाज़ साउंड की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए है सिम कार्ड, ऑप्शन बी है साउंड कार्ड, ऑप्शन सी है मॉनिटर और ऑप्शन डी है ये सभी। तो कंप्यूटर के किस भाग से आवाज़ की प्राप्ति होती है? तो सिम कार्ड से तो नहीं हो सकता है, क्योंकि सिम कार्ड से यूज होता है नेटवर्क के लिए, जो कि हम लोग फ़ोन में सिम कार्ड यूज करते हैं। और तो ऑप्शन सी है मॉनिटर, तो मॉनिटर में भी साउंड नहीं होता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साउंड कार्ड। तो कंप्यूटर के बोर्ड के अंदर साउंड कार्ड लगा होता है। कंप्यूटर का जो मेन बोर्ड होता है उसे मदरबोर्ड कहते हैं। तो मदरबोर्ड में साउंड कार्ड से ही आवाज़ की प्राप्ति होती है, जिसे हम स्पीकर के द्वारा सुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, साउंड कार्ड का मुख्य कार्य क्या है? साउंड कार्ड का मुख्य कार्य क्या है, मतलब साउंड कार्ड का जो मुख्य काम है वो क्या करना है? तो ऑप्शन ए है डिजिटल डेटा को एनालॉग में परिवर्तन करना, डिजिटल डेटा को एनालॉग में परिवर्तन करना। और ऑप्शन बी है एनालॉग डेटा को डिजिटल में परिवर्तन करना, एनालॉग डेटा को डिजिटल में परिवर्तन करना। और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साउंड कार्ड का मुख्य काम क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल डेटा को एनालॉग में परिवर्तन करना। डिजिटल डेटा को एनालॉग में परिवर्तन करना साउंड कार्ड का ये मुख्य काम है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, साउंड कार्ड द्वारा उत्पन्न आउटपुट को संयोजित किया जाता है। तो साउंड कार्ड द्वारा उत्पन्न आउटपुट को किस से जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए है हेडफोन, ऑप्शन बी है स्पीकर्स, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ए और बी दोनों, मतलब साउंड कार्ड द्वारा उत्पन्न आउटपुट को हेडफोन और स्पीकर्स के द्वारा जोड़ा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेडफोन और स्पीकर्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड कार्ड में प्रयुक्त वह कौन सी चिप है जिसमें कोडर एवं डिकोडर दोनों एक ही चिप पर होते हैं? साउंड कार्ड में प्रयुक्त वह कौन सी चिप है जिसमें कोडर एवं डिकोडर दोनों एक ही चिप पर होते हैं? तो ऑप्शन ए है कोडेक, ऑप्शन बी है रैम और ऑप्शन सी है मॉडेम, ऑप्शन डी है रोम। तो साउंड कार्ड में प्रयुक्त वह कौन सी चिप है जिसमें कोडर एवं डिकोडर दोनों एक ही चिप पर होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोडेक। कोडेक वह चिप है जिसमें कोडर एवं डिकोडर दोनों एक ही चिप पर होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में साउंड कार्ड द्वारा किस सिग्नल का उत्पादन होता है? कंप्यूटर सिस्टम में साउंड कार्ड द्वारा किस सिग्नल का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन ए है वीडियो सिग्नल, ऑप्शन बी है ऑडियो सिग्नल, ऑप्शन सी है नॉइज सिग्नल और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो कंप्यूटर सिस्टम में साउंड कार्ड द्वारा किस सिग्नल का उत्पादन होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑडियो सिग्नल। साउंड कार्ड के द्वारा ऑडियो सिग्नल का उत्पादन होता है जिसे हम हेडफोन या स्पीकर के द्वारा सुन सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ऑडियो की मानक आवृत्ति रेंज कितनी होती है? ऑडियो की मानक आवृत्ति रेंज कितनी होती है? ऑप्शन ए है 20 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज और ऑप्शन सी है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज और ऑप्शन डी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो ऑडियो की मानक आवृत्ति रेंज कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्ती अनुक्रिया फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स द्वारा क्या मापा जाता है? तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स द्वारा क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए है वीडियो परिवर्तन, ऑप्शन बी है वॉल्यूम परिवर्तन, ऑप्शन सी है नॉइज परिवर्तन और ऑप्शन डी है ये सभी। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स द्वारा क्या मापा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वॉल्यूम परिवर्तन। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स द्वारा वॉल्यूम परिवर्तन मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि हार्डवेयर किस परास की साउंड को उत्पन्न करने में सक्षम है? निम्न में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि हार्डवेयर किस परास की साउंड को उत्पन्न करने में सक्षम है? ऑप्शन ए है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी है साउंड रिस्पॉन्स और ऑप्शन सी है नॉइज रिस्पॉन्स, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के द्वारा यह पता चलता है कि हार्डवेयर किस परास की साउंड को उत्पन्न करने में सक्षम है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, डिजिटल ऑडियो डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करने के लिए प्रयुक्त प्रारूप को क्या कहते हैं? डिजिटल ऑडियो डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करने के लिए प्रयुक्त प्रारूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पिक्चर फाइल प्रारूप, ऑप्शन बी है वीडियो फाइल प्रारूप, ऑप्शन सी है साउंड फाइल प्रारूप और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साउंड फाइल प्रारूप। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डिजिटल ऑडियो डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करने के लिए प्रयुक्त प्रारूप को क्या कहते हैं? तो साउंड फाइल प्रारूप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है,
कंप्रेशन प्रारूप के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रारूप आता है? कंप्रेशन प्रारूप के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रारूप आता है? ऑप्शन ए है हानि रहित प्रारूप, ऑप्शन बी है हानि सहित प्रारूप, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कंप्रेशन प्रारूप के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रारूप आता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, मतलब हानि रहित प्रारूप और हानि सहित प्रारूप। कंप्रेशन प्रारूप के अंतर्गत हानि रहित प्रारूप और हानि सहित प्रारूप, ये दोनों प्रारूप आता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए, और अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और यहाँ पे अभी तक जितने भी क्वेश्चंस को करवाए हैं ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए आप हर एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हानि रहित प्रारूप में कंप्रेशन अनुपात क्या होता है? हानि रहित प्रारूप में कंप्रेशन अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए है 2:3, ऑप्शन बी है 2:1, ऑप्शन सी है 1:2 और ऑप्शन डी है 1:3। तो हानि रहित प्रारूप में कंप्रेशन अनुपात क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2:1। हानि रहित प्रारूप में कंप्रेशन अनुपात 2:1 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हानि सहित प्रारूप का अन्य नाम क्या है? हानि सहित प्रारूप का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए है अचर प्रारूप, ऑप्शन बी है लचर प्रारूप, ऑप्शन सी है सरल प्रारूप और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हानि सहित प्रारूप का अन्य नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लचर प्रारूप। हानि सहित प्रारूप का अन्य नाम है लचर प्रारूप। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, MP3 प्रारूप निम्न में से किस प्रारूप का उदाहरण है? MP3 प्रारूप निम्न में से किस प्रारूप का उदाहरण है? ऑप्शन ए है साउंड फाइल प्रारूप का, ऑप्शन बी है हानि रहित प्रारूप का, ऑप्शन सी है हानि सहित प्रारूप और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो MP3 प्रारूप निम्न में से किस प्रारूप का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हानि सहित प्रारूप। MP3 प्रारूप मतलब फॉर्मेट। MP3 फॉर्मेट निम्न में से किस फॉर्मेट का उदाहरण है? तो हानि सहित फॉर्मेट का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीट रेट कम होने से फाइल साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है? बीट रेट कम होने से फाइल साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है घट जाती है, ऑप्शन बी है बढ़ जाती है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहती है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बीट रेट कम होने से फाइल साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घट जाती है। बीट रेट कम होने से फाइल साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, डीकम्प्रेशन प्रारूप सामान्यतः प्रयोग होता है। डीकम्प्रेशन प्रारूप सामान्यतः प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है निम्न स्तर वीडियो, ऑप्शन बी है निम्न स्तर ऑडियो, ऑप्शन सी है उच्च स्तर वीडियो और ऑप्शन डी है उच्च स्तर ऑडियो। तो डीकम्प्रेशन प्रारूप सामान्यतः प्रयोग होता है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, निम्न स्तर ऑडियो। डीकम्प्रेशन फॉर्मेट सामान्यतः प्रयोग होता है निम्न स्तर ऑडियो पर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्पीकर को एक कंप्यूटर से संयोजित करने के लिए कितने कनेक्शनों की आवश्यकता होती है? एक स्पीकर को एक कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कितने कनेक्शनों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर है
ऑप्शन नंबर बी। तो 2 कनेक्शनों की आवश्यकता होती है। एक स्पीकर को एक कंप्यूटर से जोड़ने के लिए 2 कनेक्शनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पीकर किस प्रकार की युक्ति है? स्पीकर किस प्रकार की युक्ति है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन बी है मैकेनिकल, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। तो स्पीकर किस प्रकार की युक्ति है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किसी स्पीकर को निम्न में से किसके आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो किसी स्पीकर को निम्न में से किसके आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन ए है पावर रेटिंग, ऑप्शन बी है आउटपुट गुणवत्ता, ऑप्शन सी है कैबिनेट साइज और ऑप्शन डी है ये सभी। तो किसी भी स्पीकर को किसके आधार पर या किसके बेसिस पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। पावर रेटिंग, आउटपुट गुणवत्ता और कैबिनेट साइज, इन तीनों के आधार पर किसी भी स्पीकर को वर्गीकृत किया जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो जैसा कि आप जब भी मार्केट में स्पीकर के लिए जाते हैं तो स्पीकर को लेने से पहले आप उसकी आवाज़ को चेक करते हैं चलाकर कि उसका साउंड कैसा है। तो ये हो गया आउटपुट गुणवत्ता। और पावर रेटिंग भी देखते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है कैबिनेट साइज, तो कैबिनेट साइज कितना बड़ा है, कैसा दिखता है, वो भी आप देखकर ही लेते हैं। तो इसी के आधार पर स्पीकर को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ऑडियो सिस्टम हेतु आदर्श पावर रेटिंग का मान कितना होता है? ऑडियो सिस्टम हेतु आदर्श पावर रेटिंग का मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 10 वाट, ऑप्शन बी है 20 वाट, ऑप्शन सी है 40 वाट और ऑप्शन डी है 50 वाट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 40 वाट। ऑडियो सिस्टम हेतु आदर्श पावर रेटिंग का मान कितना होता है? तो 40 वाट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, मतलब साउंड कार्ड एवं स्पीकर्स के चैप्टर से टोटल 20 क्वेश्चन ही हैं। तो इस क्लास में टोटल क्वेश्चंस को करवा दिए। तो प्रश्न है, स्पीकर्स की आवर्ती अनुक्रिया फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रेंज सामान्यतः कितनी होती है? स्पीकर्स की आवर्ती अनुक्रिया रेंज सामान्यतः कितनी होती है? ऑप्शन ए है 40 हर्ट्ज से 18,000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 40 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज और ऑप्शन डी है 20 हर्ट्ज से 2,000 हर्ट्ज। तो स्पीकर्स की आवर्ती अनुक्रिया रेंज सामान्यतः कितनी होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 40 हर्ट्ज से 18,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और आप इस क्लास को लाइक ज़रूर किए होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आने वाले क्लास में नए चैप्टर से क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए तो आप मेरे चैनल पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का क्लास भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।